कुठाराघात करना। रोज ये क्या रट लगाई रखी है भारी भारी। मैं प्रांत का राज्यपाल हूं, मेरा दायित्व है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्यमंत्री का दायित्व है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में वो ताज है, ज्वेल इन दी ताज है, वी दी पीपल। वी दी पीपल का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया इन दैट सेक्टर। क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा है। जलियांवाला बाग में जब वो घटना हुई, वो पश्चिम बंगाल में नहीं थी, जलियांवाला बाग में थी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्र पढ़िए। ही relinquished his honor। उन्होंने दर्द महसूस किया हजारों मील दूर, क्योंकि अपने देश में हम आउटसाइडर नहीं है। हम सब भारत माँ के सपूत हैं, हम भारत माँ के लिए कटिबद्ध हैं। इस प्रकार का सोच नेताजी की सोच के विपरीत है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सोच के विपरीत है, भारत के संविधान के विपरीत है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, कुछ भी आपको राजनीति में दिखे, भारत माँ, संविधान और हमारे मूल सोच पर कभी कुठाराघात न करना। पश्चिम बंगाल में कल्चरल रूट्स इतनी गहरी है, मैंने खुद देखा है। जुलाई 30, 2019 से आज तक जो मैंने ग्रहण किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है, जो मोटिवेट में हुआ हूँ, वो पश्चिम बंगाल की पावन भूमि में जन्मे हुए सपूतों के कथन है। आज आपको यही याद दिलाऊंगा। कवि गुरु ने कहा था, वो सोच कर कहा था, वेयर हेड इज हेल्ड हाई, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वेयर नॉलेज इज फ्री। बाकी भी कहा था। मैं चाहता हूँ 2021 में हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें, आवर हेड विच इज इन शेम एट द मोमेंट शुड बी हेल्ड हाई, माइंड नाउ इज फुल ऑफ फियर। आप पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वी शुड बी विदाउट फियर। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ताकत तभी आती है जब आम आदमी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। प्रजातांत्रिक महोत्सव का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सत्ताधारी दल नहीं है, विपक्षी दल नहीं है, आम मतदाता है। उस आम मतदाता को खुलकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर देना चाहिए। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, आपके राज्यपाल को इससे कोई सरोकार नहीं है। राजनीति से मैं कोसों दूर हूँ। कई लोग कहते हैं और शुरुआत कर रखी है उन्होंने कि राज्यपाल का क्या आचरण होना चाहिए। हाथ जोड़कर उनसे कहता हूँ, इस राज्यपाल को आप अग्नि परीक्षा दिलवाइए, उसके हर कदम को जांच कीजिए और बताइए उसने मर्यादा को कहाँ लांघा है। मेरा हर कदम मेरे संवैधानिक उत्तरदायित्व से प्रभावित होता है। और आज यहाँ ये भी कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेहरबानी करके मेरे पत्रों का जवाब दीजिए। जवाब नहीं बनता है तो भी जवाब दीजिए। जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत गंभीर उठाए। एक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा। पश्चिम बंगाल में 70 लाख से ज़्यादा किसान हैं। देश के हर किसान को अब तक 14,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हर किसान को उसके खाते में आ चुके हैं, सीधे आ चुके हैं, बिना बिचौलिए के, बिना इंटरमीडिएट के। और केंद्र सरकार के भेजे हुए पैसे सीधे आते हैं। अब तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के किसी भी किसान को क्यों नहीं मिला? हर किसान को हर साल 6,000 रुपये मिलने थे, अब तक 14,000 मिलते हैं।
ये रकम 9,800 करोड़ होती है। ये छोटी रकम नहीं है, हर किसान को मिलते हैं। उसकी लैंड होल्डिंग कुछ भी होती है, कोई सीमा नहीं है। छोटी लैंड होल्डिंग हो, बड़ी लैंड होल्डिंग हो, कोई सीमा नहीं है। वो किसान है, ये काफ़ी है। क्यों नहीं मिले? क्या दर्द नहीं होगा राज्यपाल को कि अन्नदाता के पेट पर लात लगे और मैं चैन की नींद सोऊं? ये संभव नहीं है। जब प्रांत के 70 लाख किसानों को, हर किसान को, छोटा हो बड़ा हो, हर साल 6,000 मिलने चाहिए थे, 14,000 मिलते अब तक, वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि राज्य सरकार ने जानकारी नहीं दी। और पश्चिम बंगाल अकेला राज्य है, पूरे देश के किसानों को ये फायदा मिल रहा है। ये गंभीर है। दिस इज डेंजरस पॉलिटिक्स, दिस इज एंटी पीपल पॉलिटिक्स एंड एंटी फार्मर पॉलिटिक्स, एंड दिस इज वेरी पुअर बैड इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि हम किसान को दे रहे हैं, दीजिए, किसने रोका है? किसान को आप दीजिए। किसान की मदद जहाँ से होती है होनी चाहिए, पर ये मदद जो 100% है, ये ऋण नहीं है, मदद है, ये सब्सिडी नहीं है, 100% ग्रांट है। इसके बीच में आप क्यों आ रहे हैं? और जितना आप दे रहे हैं उसका मैंने मेरे पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री को। 14,000 के मुकाबले 1,400 रुपये नहीं मिले हैं, और सबको नहीं मिले अब तक। कितनी बड़ी जाति उनके ऊपर है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, पर यहाँ से मैं शुद्ध अंतःकरण से मैंने पूजा की है। सभी लोगों के लिए मैंने सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। भाईचारा बढ़े, हिंसा के वातावरण से हम दूर हों, राग द्वेष हमारे मन में न हो, और आने वाला समय हमें सोनार बंगला बनाए, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। बेहाला में जिसका इतिहास कलकत्ते से काफ़ी पुराना है और काफ़ी गहराई का है, वहाँ मुझे आने का सुअवसर मिला है। चंडी मंदिर में मैंने पूजा की है मेरी धर्मपत्नी के साथ। हम दोनों अभिभूत हैं। पूजा की पृष्ठभूमि 3 दशक पुरानी है। प्रांत के लिए, प्रांत के हर व्यक्ति के लिए प्रथम सेवक होने के नाते मैंने सुख, शांति और प्रेम की कामना की है। पश्चिम बंगाल दुनिया में वो स्थान है जो बहुत बड़ा संदेश प्रेम का, सद्भाव का, स्पिरिचुअलिटी का साथ जीने का देता है। ऐसे प्रांत में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, राग द्वेष का कोई मतलब नहीं है। मैं कामना करता हूँ कि जो पूजा मैंने की है 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए की है, उनके मन की शांति के लिए की है, आपसी भाईचारे और सद्भाव के लिए की है, प्रेम भाव के बढ़ोतरी के लिए की है। और मैं माँ चंडी से मांगा है, पश्चिम बंगाल से हिंसा की विदाई कर दो। पश्चिम बंगाल में इसका कोई स्थान नहीं है। 2021 साल जो 2 दिन बाद आने वाला है, वह हमारे लिए स्वर्ण अवसर हो। पीछे का जो भी धब्बे हैं, जो भी हमने देखा है, और 2021 अत्यंत प्रबल संभावनाओं का वर्ष है, देश के लिए, दुनिया के लिए और प्रांत के लिए। 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, हर व्यक्ति के लिए चुनौती का रहा। कोविड पैंडेमिक ने सामान्य आदमी को हिला दिया। रोजमर्रा जो कमाकर खाता था, उसके जीवन में बड़े भारी संकट आ गए। केंद्र और राज्य सरकार ने सराहनीय काम किया है, पर सबसे महत्वपूर्ण काम आम आदमी ने किया है, जिसने कमज़ोर का हाथ पकड़ा है, यथाशक्ति मदद की है। कोविड पैंडेमिक की लड़ाई में हमारे कर्मी,
जिनको कोविड वॉरियर्स कहते हैं, जीवन दिया है, उस स्तर के ऊपर जिस लगन जो उन्होंने दिखाई है वो उतनी ही गंभीर थी जो सीमा के ऊपर पहरी की होती है। आज के दिन मैंने कामना की है हम उनके परिजनों के प्रति एक अलग सम्मान रखें, एक अलग भावना रखें। 2020 जितना चुनौतीपूर्ण था, 2021 में चुनौतियां और संभावनाएं कम नहीं है। 2021 में राज्य में चुनाव है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। मतदान सरकारी तंत्र प्रभावित करेगा। मत देने में आदमी को संकट आएगा। फ्री फेयर इलेक्शंस विदाउट फेयर नहीं होते हैं। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है आने वाला चुनाव निष्पक्ष हो। हर मतदाता अपने मत का प्रयोग अपने हिसाब से करे। किसके लिए करे ये राज्यपाल का सरोकार नहीं है, पर वो कर सके बिना डर के, बिना दबाव के, बिना प्रभावित हुए, वो मेरा कार्य है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकारी तंत्र को विशेषकर मेरी करबद्ध प्रार्थना सुनिए। आज के दिन बहुत अच्छी पूजा के बाद कह रहा हूँ, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप जन कल्याण के लिए काम कीजिए। आप राजनीतिक कर्मचारी नहीं हैं। यदि आप राजनीतिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमि में किसी भी तरीके से आते हैं, आप बहुत बड़ा दुराचरण करते हैं। आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है, आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। कानून का शिकंजा आप पर निश्चित रूप से आएगा और चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग, सरकारी वाहन का उपयोग, सरकारी स्थान का उपयोग, सरकारी कर्मचारी का योगदान अपराध है। मेरी इस बात को व्यापक स्तर पर समझा गया है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हमारी आंखें खुल गई हैं। कुछ लोग हैं जो अभी डटे हुए हैं, वो राजनीति में भागीदारी का परिचय दे रहे हैं। उनकी राजनीति में भागीदारी एक आपराधिक कृत्य है। उस कृत्य को कानून नज़रअंदाज नहीं कर सकता। राज्यपाल की हैसियत से मेरा दायित्व है कि भारत के संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात न होने दूं। भारत की मूल भावना, भारत के संविधान के प्रावधानों को ज़मीन पर सही तरीके से उतारना कि मेरी शपथ है जो 30 जुलाई 2019 को मैंने ली है। मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप अपना कार्य करेंगे, प्रजातंत्र मजबूत होगा। आज के दिन इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। चूँकि मैं बिहार आया हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि शिक्षा मंत्री हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, शिक्षा का राजनीतिकरण रोकिए। जब से राज्यपाल बना हूँ, कष्ट से समय निकल रहा है। पश्चिम बंगाल वो भूमि है that is home to greatest of educational institutions. ब्रिक बाई ब्रिक हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नालंदा के लेवल पर पहुंचने वाले संस्थान यहाँ पर हैं। भारत जो विश्व गुरु था उसकी शुरुआत यहाँ होनी है, और शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। मंत्री जी को शिक्षा समझ में नहीं आती तो मेरे को मंत्री कैसे समझ में आएंगे। उनका लगातार एक ही प्रयास रहा है, राज्यपाल के अधिकारों में कैसे कटौती की जाए, जायज की जाए, नाजायज की जाए। राज्य के वाइस चांसलर धरने पर बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति की डीन पर नियुक्ति हो जाए तो राजनीतिक दल का प्रवक्ता है। हम कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा पर प्रहार करना 3 पीढ़ियों पर प्रहार है।
चूंकि उनकी कर्मस्थली में हूँ, गुजारिश करता हूँ, he must not destroy education, he must construct it। समझ के काम करना चाहिए। जो हाल के हालात मैंने देखे हैं वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। Such a daredevilish approach of such a senior politician, education minister, is destroying education and therefore playing with the future of the system, education and students। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानकर चलता हूँ वो मेरी बात पर गौर करेंगे एंड मेक अमेंड्स। रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो बड़ी चिंता और चिंतन का कारण बने। अडाल दुर्गापुर एयरपोर्ट के अंदर सरकार ने इक्विटी बढ़ाई है। आप पत्रकार लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे पास बड़े गंभीर तथ्य इस बारे में आए हैं। सरकार ने 26 से 47 क्यों किए? उसका जन कल्याण को क्या फायदा है? उसमें सरकार का कितना धन गया है? उस धन का लाभ किन किन को मिल रहा है? ये बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है। ग्रीनफील्ड पोर्ट, डीप सी पोर्ट ताजपुर के बारे में ऐसे समय में फरवरी के माह में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ। प्रांत में मेरा मत है, वी मस्ट हैव एयरपोर्ट्स, वी मस्ट हैव पोर्ट्स, वी मस्ट हैव मेनी ऑफ देम, वी मस्ट बी फेयरली रिप्रेजेंटेटिव। पर यदि अगर इतना नेक कार्य उन मामलों में फंस जाता है जो मेरे कानों में आते हैं, मेरे सामने लिखित रिपोर्ट आती है, तो मेरे लिए चिंता होना वाजिब है। कौन कंसल्टेंट है ताजपुर में? सब सार्वजनिक कीजिए, बताइए। दिस कांट बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पैट्रोनेज, दिस कांट बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन। जितनी जानकारी सरकार से मांगता हूं, कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे जो शंकाएं मेरे मन में आती हैं, जो लोग मेरे कानों में कहते हैं, मुझे विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 2000 करोड़ के पेंडेमिक परचेज स्कैम की जांच किसने कराई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप पत्रकार लोग उस जांच को क्यों नहीं पता लगाते? उस जांच का क्या हुआ? क्या नतीजा हुआ? राज्यपाल ने आगाह किया, जिनको जांच के दायरे में होना चाहिए था वो जांचकर्ता बन गए। चलो हुआ सो हुआ, ये तो बताओ जांच का नतीजा क्या है? नहीं बताए। कहां जा रहे हैं हम? दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, दिस इज नॉट गवर्नमेंट विद अकाउंटेबिलिटी। और इसका कारण साफ है। अधिकारी लोग पब्लिक सर्वेंट का स्टांस छोड़कर पॉलिटिकल वर्क में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूं सीधे तौर पर, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर प्रकाश जी का क्या कार्य है? सरकार का कितना लंबा चौड़ा खर्चा उन पर होता है? व्हाट इज ही डूइंग? इज इट 24/7 पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, ताना बाना बुनना, ताकि जिस बीमारी का हम अंत करना चाहते हैं, फ्री और फेयरलेस इलेक्शन चाहते हैं, वो ना हो पाए? ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब 14 महीने से मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करें? क्यों नहीं राज्यपाल को बताएं स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का ये काम है? आकलन करेंगे आप अपने काम में कितने खरे उतरे हो। ज्ञानवंत सिंह जी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उच्च न्यायालय ने क्या कहा? कसर बाकी रखी। उनको दोषी माना मानव अधिकारों के हनन का, उनको दोषी माना पुलिस अधिकारियों के हनन का, उनको दोषी माना संविधान के विपरीत काम करने का, उनको दोषी माना नियमों के उल्लंघन करने का।
आपने चार्जशीट दी, राज्यपाल तो इतना पूछ रहा है, हुआ क्या? क्यों कई सालों तक आपने उनको बर्फ में रखा? क्यों अचानक उनको 2014 में 2 प्रमोशन मिल गए? क्यों ऐसा पद दे दिया? यदि वो पाक साफ में बताइए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आज के दिन खास तौर से नेताजी सुभाष बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में भारत का झंडा लहराया था। आज़ादी के पहले लहराया था। राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से गत वर्ष में वहाँ गया था, वो स्थान देखा है, उस झंडे को मैंने सलूट किया है। क्या उन्होंने देश को एक नहीं माना? क्या नेताजी ने अपने देश में किसी को बाहरी कहा? क्या नेताजी ने झंडा एक खास भूभाग के लिए फहराया था? क्या नेताजी की जो फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी, वो पूरे देश में नहीं छाई हुई है? मेरे गृह प्रांत में देखा है मैंने, आईएनए का आदमी छाती ठोकर कहता है 2018 में प्रधानमंत्री की पहल पर क्या हुआ रेड फोर्ट पर कार्यक्रम। ये देश एक है, ये देश एक है, इस देश की आत्मा एक है, और पश्चिम बंगाल की भूमि से ज्यादा इसको कोई नहीं पहचान सकता। इसका संकेत हमें कहीं नहीं मिल सकता।